मैं आप सबको पहले एक बुक याद दिलाता हूं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न करने से पहले कुछ ट्रिक है, आप उसे देख लीजिए। एक ट्रिक है पॉल डेविड। क्या है भाई? पॉल डेविड, है ना, पॉल डेविड। पॉल डेविड ये एक ट्रिक है, पॉल डेविड। फिर दूसरी टिप है हीविका पिका। दूसरी ट्रिक है, ट्रिक क्या है? हीविका पिका। पॉल डेविड, हीविका पिका। मुंह बना जॉर्ज जैसा इलियट का। मुंह बना जॉर्ज जैसा, मुंह बना जॉर्ज जैसा इलियट का। मुंह बना जॉर्ज जैसा इलियट का। किसका बना? इलियट का बना। इसे आप नोट कर लो, यहां से क्रम आता है तो हम लोग इस प्रश्न को करके फिर हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है रूबी? हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज, एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, है ना। पूरा काव्यशास्त्र रिवीजन करा दूंगा, लेकिन पहले इसे पढ़ के आप प्रश्न देख सकते हैं। इसमें असंगत कौन सा है, इसमें असंगत कौन सा है, इसमें असंगत कौन सा है। अगर आप इसे कर लिए तो समझ लो पूरा पाश्चात्य आपका भारतीय और पाश्चात्य रिवीजन हो गया। लेकिन उससे पहले ये किताब वाला मैं ट्रिक के साथ याद दिला देता हूं। पॉल डेविड, पॉल डेविड का मतलब सबसे पहले क्या होता है? प्लेटो, अरस्तु और लोनजाइनस। पाल का मतलब होता है प्लेटो, पी का मतलब प्लेटो सबसे पहले हैं, फिर अ का मतलब अरस्तु हैं, प्लेटो अरस्तु, ल का मतलब लोनजाइनस हैं। कौन है? लोनजाइनस। प्लेटो अरस्तु लोनजाइनस। अब डी का मतलब यहां पे क्या है बताइए? डी का मतलब कौन है? पॉल डेविड। डी का मतलब जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, लिख लीजिए जॉन ड्राइडन। वी का मतलब वॉल्टेयर, वी का मतलब वॉल्टेयर, ये क्रम है आपका। वी का मतलब वॉल्टेयर, और डी का मतलब क्या है भाई? वॉल्टेयर के बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब पॉल डेविड हो गया। हीविका पिका, हीविका मतलब, ही का मतलब क्या होता है भाई? हीगल। ही का मतलब क्या होता है? हीगल। ही का मतलब क्या होता है? हीगल। वी का मतलब, वी का मतलब यहां पे क्या है? जो पुराने छात्र हैं बताएंगे। वी का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है। वी का मतलब क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। वी का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये क्रम है। का मतलब कॉलरिज, का मतलब क्या होता है? कॉलरिज होता है। का मतलब कॉलरिज। पी का मतलब पीबी शैली, है ना, पी का मतलब पीबी शैली। और का मतलब कार्ल मार्क्स, का मतलब कार्ल मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। मुंह बना जार जैसा क्रोचे का, यानी मुंह मतलब मैथ्यू आर्नल्ड। क्या है भैया? मैथ्यू अर्नाल्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड हो गया। बना का मतलब बेनदत्त क्रोचे, है ना, बेनदत्त क्रोचे। क्या नाम है? जॉर्ज लुकाच। जॉर्ज का मतलब जॉर्ज लुकाच। और आप देखोगे जैसा मतलब जॉर्ज लुकाच के बाद, जॉर्ज लुकाच के बाद क्या होगा भैया? है ना, जॉन क्रो रैमसम टीएस एलियट, जॉन क्रो रैमसम, जॉन क्रो रैमसम, है ना। अब मैं आपको आता हूं, यहां से दिखाता हूं। ये आप देखिए, इसी का नाम है पॉल डेविड। ये पी है, ये क्या है? ये है पी, ये है ए, ये है एल। पॉल लिख लीजिए आप। ये क्रम भी पूछा जाएगा और इनकी पुस्तकें भी पूछी जाएंगी। ये हो गया पॉल, ये हो गया डीवीडी। क्या हो गया? डीवीडी। पॉल का मतलब मेरे साथ यहां पे लिखिए। पी का मतलब क्या है बच्चे? प्लेटो। ए का मतलब क्या है? अरस्तु। एल का मतलब क्या है? लोनजाइनस, है ना। डीवीडी यानी जॉन ड्राइडन। क्या है? ड्राइडन। वी का मतलब क्या है? वॉल्टेयर। और डी का मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। पहले ये क्रम लिखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लिख लिया आपने? लिख लिया ना, पॉल डेविड। अब हम लोग आते हैं अगली ट्रिक पर, और अगली ट्रिक है हीविका पिका। अगली ट्रिक क्या है बच्चे? हीविका पिका। अगली ट्रिक का नाम है हीविका पिका, हीविका पिका। दूसरे नंबर की ट्रिक है हीविका पिका। हीविका मतलब हीगल,
वी मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, का मतलब कॉलरिज, पी का मतलब पीबी शैली और का मतलब कार्ल मार्क्स। क्लियर? ये एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए, हाँ या ना। आज पाश्चात्य काव्यशास्त्र ऐसा पढ़ा दूंगा आपको कि मजा आ जाएगा, है ना। आपने इसके पहले, अभी क्लास में भैया 10 बजे 11 बजे फ्री होऊंगा, ठीक है बच्चा। आपने इसके पहले ऐसा पढ़ा नहीं होगा, इसके पहले आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा। हिविका पिका है, ताला लगा दो छोटा वाला, हिविका पिका, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी ट्रिक है, मुंह बना जॉर्ज जैसा इलियट का। क्या बना? मुंह बना जॉर्ज जैसा इलियट का, यानी मुंह बना जॉर्ज जैसा, मुंह बना जॉर्ज जैसा इलियट का। किसका बना? इलियट का बना, मुंह बना जॉर्ज जैसा इलियट का। मुंह का मतलब मैथ्यू आर्नल्ड, बना मतलब बेनेडिक्ट क्रोचे, जॉर्ज मतलब जॉर्ज लुकाच, जैसा का मतलब जॉन क्रो रैनसम, इलियट का मतलब टीएस इलियट। ये क्रम आपका आ रहा है, ये क्रम आपका आ रहा है बच्चे। मुंह बना जॉर्ज जैसा इलियट का, उसके बाद आप देखोगे आइए रिचर्ड्स, फ्रैंक, रेमंड, लीविस। याद हुआ? अब इनके हम समय को बताएंगे, समय को बताएंगे। एक बार वापस बताइए, सबसे पहले क्या है? पॉल डेविड है। ये क्रम पूछा जाता है बच्चे आपके एग्जाम में। क्या है? पॉल डेविड, पॉल डेविड। पॉल डेविड का मतलब क्या है? सबसे पहले आपके आएंगे प्लेटो, प्लेटो के बाद ए का मतलब क्या आएगा? अरस्तु आएंगे। कौन आएंगे बाबूजी? अरस्तु। ला का मतलब लोनजाइनस, जिनका उदात्तवाद, लोनजाइनस। क्या आएगा? लोनजाइनस। डी का मतलब बताओ, क्या नाम है डी का मतलब? जॉन ड्राइडन। क्या नाम है? जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। वी का मतलब क्या है? वॉल्टेयर, वी का मतलब क्या है? वॉल्टेयर। और डी का मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो ये आपके हो गए पॉल डेविड। कौन हो गए? पॉल डेविड। पॉल डेविड हो गए कि नहीं? हाँ या ना? अब दूसरा नंबर है हिविका पिका। दूसरा नंबर क्या है? हिविका पिका। दूसरा नंबर है हिविका पिका, हिविका पिका। हिविका पिका का मतलब हीगल, है ना। हिविका क्या का मतलब? हीगल। वी का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। क का मतलब क्या होता है? कॉलरिज, का मतलब क्या होता है? कॉलरिज। हिविका। पी का मतलब पीबी शैली, पी का मतलब पीवी शैली, पीवी शैली। और उसके मतलब का मतलब कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, है ना। ये क्रम आ रहा है। तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे, मुंह बना जॉर्ज जैसा इलियट का। क्या हो जाएगा? मुंह बना, मुंह बना जॉर्ज जैसा, मुंह बना जॉर्ज जैसा किसका? इलियट का। किसका भाई? इलियट का। यानी इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? मुंह बना मैथ्यू आर्नाल्ड, मैथ्यू आर्नाल्ड। ये हो गए। बना मतलब बेनेडिक्ट क्रोचे, है ना। बनादत्त नहीं, क्या लिखते हैं इनका? बना का मतलब क्या लिखते हैं भाई? बेनेडिक्ट क्रोचे, बेनेडिक्ट क्रोचे। तो मुंह बना, बना जॉर्ज मतलब जॉर्ज लुकाच, जॉर्ज लुकाच, जॉर्ज लुकाच। और उसके बाद जैसा मतलब जॉन क्रो रैनसम, जॉन क्रो रैनसम, है ना। उसके बाद आप देखोगे इलियट,
इलियट। फिर लास्ट में आपका आई ए रिचर्ड्स हैं, और कौन है लास्ट में? आई ए रिचर्ड्स, फ्रैंक रेमंड लेविस। लास्ट में आई ए रिचर्ड्स, आई ए रिचर्ड्स और फ्रैंक लेविस। क्या नाम है उनका बताइए, क्या नाम है? फ्रैंक रेमंड लीविस, फ्रैंक रेमंड लीविस, फ्रैंक रेमंड लीविस, है ना, ये नाम है। अब याद हो गया? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? याद हो गया ना? चलिए अब आप आइए, देखिए अब मैं इनकी रचना को याद करा रहा हूं, आपसे पूछा जाता है। एक्चुअली प्लेटो की रचना पूछी जाती है, तो प्लेटो कौन था? अपने मन में सोचो, प्लेटो ही है जो कवि को स्थान नहीं देता। प्लेटो आदर्शवादी है। प्लेटो कौन है भाई? प्लेटो आदर्शवादी है। तो प्लेटो क्या करता है? जनता की बात करता है, आदर्श राज्य की बात करता है। आदर्श राज्य का मतलब लोकतंत्र उसमें बना रहे। अब हमें इसको याद कैसे करना है? ऐसे याद करना है कि प्लेटो रिपब्लिक चाहता था। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र चाहता था। रिपब्लिक के लिए उसने एक काम किया, इयोन नामक संस्था खोली। इयोन नामक संस्था में सिंपोजियम का कार्यक्रम, ये याद करने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद लोगों से फीडबैक लिया जाता है, फीडो फ्रिट्स लिया जाता है ना, फीडबैक लेने के लिए। हाँ जी बताइए, शादी करके आपको कैसा लगता है? शादी करके बहुत काम करना पड़ता है, मेरी सासू माँ मुझे बहुत सताती। आपको शादी कर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पति मेरे को बहुत घुमाता है। आपको शादी, जिंदगी तबाह हो गई मेरी। यानी स्टेट्समैन। तो आप देखिए, रिपब्लिक, इयोन, सिंपोजियम। पब्लिक की बात करता है, इयोन नामक संस्था बनाता है, उसमें सिंपोजियम बजाता है, फिर फीडबैक लेता है लोगों से। फीडबैक में क्या होता है? स्टेट्समैन। फिर क्या करता है? फिलेबुस, उसको फिलेबुस करता है, चेक करता है, और उसका क्रिटियस, क्रिटियस मतलब क्रिटिसाइज करता है, किसने सही बोला किसने। फिर लॉज, लॉज का मतलब नियम बनाना, लॉज का मतलब नियम बनाना। फिर आप देखोगे यहीं पे खत्म कर दो। ये आपका पूछा जाएगा प्लेटो का क्या क्या है। अब अरस्तु साहब हैं। अरस्तु आप देखोगे पेर पोएटिकेस होता है, यानी ऑन पोएटिक्स इसका नाम है, और रिटोरिक और पॉलिटिक्स, ये तीनों पूछी जाती हैं। इसे आराम से आप लोग याद कर लीजिए। ये आप जो है बहुत अच्छी है। याद हो गया कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? हाँ, इसमें से बुक का नाम आता है, पल्लवी बुक का नाम आता है। तो अरस्तु का पेरिपोएटिकस, रिटोरिक और पॉलिटिक्स, पेरिपोएटिकस, रिटोरिक और पॉलिटिक्स। यहां तक याद हुआ? फिर हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब आप आइए लोनजाइनस पे। लोनजाइनस का पेरहुप्सुस है, पेरहुप्सुस, इसी का नाम ऑन दी सबलाइम है, उदात्तवाद जिसको बोलते हैं, यानी विचारों में उदात्त। बताओ, हाँ है ना, उदात्तवाद होगा। क्लियर? पेरहुप्सिस यानी ऑन दी सबलाइम। अब देखो जॉन ड्राइडन, तो आप सभी लोग जानते हैं ड्राइडन का द इंडियन एम्परर, एम्परर, इसको ऐसे याद करो, ड्राइडन ड्रैगन। एक मूवी आपने देखी होगी, उसमें इरफान पठान भी थे, इरफान खान नाम है उनका, और वो जुरासिक पार्क है, जुरासिक पार्क मूवी अगर आपने देखी होगी। तो जो ड्राइडन है वो इंडियन एम्परर है। एम्परर मतलब उसका सीसा परछाई, इंडियन एम्परर है। और इससे आप ड्रामेटिक पोइजी, ये दोनों आप ड्राइडन का कर लीजिए। ड्राइडन का मतलब द इंडियन एम्परर, एसे ऑफ डोमेट्रिक पोइजी। और वोल्टेयर की एक रचना डिक्शनेयर फिलोसफिक, है ना, क्या है भाई? यानी अगर हम बात करें वोल्टेयर की, तो वोल्टेयर का डिक्शनेयर फिलोसफिक, ठीक। सैमुअल जॉनसन, तो ये जॉनसन साहब जो हैं, ये लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एनिमेट पोएट, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कई बार पूछा जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ये डिक्शनरी लिखते हैं, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसे 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं हीगल। हीगल का मतलब मैंने हीट गर्ल से लिया है, जिसको आजकल बोलते हैं हॉट गर्ल, है ना, कहते हैं वाह कितनी हॉट हो, सेक्सी हो।
है ना। हिंदी वाले उसे सुनकर बहुत अजीब लगता है, उसका मतलब होता है उत्तेजक। जैसे हम लोग कहते हैं बहुत सुंदर हो, हैं, बहुत आकर्षक छवि, उसी को इंग्लिश वाले सेक्सी कहते हैं, हॉट कहते हैं। तो जो लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं जब रोड पे चलती हैं, इंगे से भी लोग देखते हैं, ऊंगे से भी लोग देखते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, तो उनको सब पता होता है कौन किस नजर से देख रहा है, वो बिना देखे ही पता पा जाती है। वो तोंद वाला जो बुड्ढा है ना वो घूर घूर के देख रहा है, इधर वाला जो छपरी है ना वो बहुत गलत नजर से देख रहा है, उनको सब पता होता है। क्योंकि लड़कियों के अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो पहचान लेती हैं लड़के की दृष्टि कैसी है। मतलब लड़के नहीं पहचान पाते लड़की कैसी है, लेकिन लड़कियां पहचान जाती हैं लड़का कैसा है, उनको नेचुरल ये मिला होता है। तो मैंने हीगल को क्या कर दिया, हीट गर्ल कर दिया, हीट गर्ल को मैंने हॉट गर्ल कर दिया, यानी सुंदर लड़की कर दिया। तो द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्प्रिट, यानी लड़कियों के अंदर अपनी खुद क्या होती है, द फेनोमेनोलॉजी, फिनेनिज्म मतलब फीमेल बोलते हैं ना, फेनोमेनोलॉजी होती है उनकी अपनी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफल, उनकी अपनी इंसाइक्लोपीडिया होती कैसे करना है कैसे नहीं। तीसरा एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, और जब कभी मेरा राइट, मेरा कुछ राइट नहीं यहाँ पे, मैं लड़की हूं, ले तड़ाक, यानी एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, राइट फिलॉसफी भी उन्हीं का है। साइंस ऑफ लॉजिक, और उनका लॉजिक बहुत अलग होता है। एक बार क्या हुआ, मैं एक रील देख रहा था, उसमें लड़की काम कर रही थी और ऐसे खुला हुआ था, ऐसे टन से लग गया, मतलब जो ड्रॉल्स होते हैं उसी से लग गया। लड़की आके अपने पति को 2 थप्पड़ मार के गई, पति सोचने लगा क्यों मार खाया मैं, क्योंकि उसे लगा था तो देना ही था। तो यानी साइंस ऑफ लॉजिक, उनका लॉजिक अलग होता है। तो ये चारों हीगल के नाम से याद कर लेना, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस एंड और एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट और साइंस ऑफ लॉजिक। क्लियर, याद हो गया, याद हुआ कि नहीं। मैं आगे बढ़ूं भाई, संजय कुमार। याद हुआ कि नहीं याद हुआ। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ, लिरिकन वैलेट्स। अब आप देखो कॉलरिज और इन्होंने मिलकर लिखा था इसे, और द प्रिल्यूड, ये दोनों। तो लिरिकन वैलेट्स कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की सहलेखन की है। अब आप देखिए कॉलरिज, कॉलरिज का मतलब कॉलेज है ना। आपको मैं एक कविता सुनाता था शुरू में, लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी, सुबह दोपहरी शाम उसी की बत्तियां खट्टी मीठी। यानी कॉलेज से ही आपके पर जमने शुरू होते हैं, वहीं से उनके लिए सांस नहीं आना, खाना नहीं खाना, बेचैनी होना, घबराहट होना, एंजाइटी आना। तो हमने कॉलेज से पढ़ाई लिखाई का भी बना दिया। तो कॉलेज मतलब कॉलेज। तो सबसे पहले आप बताओ, बायो और लिटरेचर कहाँ पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो। बायोग्राफिया लिटरेरिया हो गया। लेक्चर्स लेने कहाँ जाते थे आप, कॉलेज में जाते थे, ये भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने कहाँ जाते थे, कॉलेज में जाते थे, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। और एस टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी कॉलेज में होता था। इधर से वो ताक रही होती थी, इधर से तुम ताक रहे होते थे, उधर से मास्टर ताक रहा होता था। तीनों का रिफ्लेक्शन जब एक जगह पड़ जाता था तो वहीं ट्रिंगल होता था और तुम्हारी खोपड़ी दीवार में मिंगल होती थी। तो कॉलेज का मतलब होता है कॉलेज। बायो कहाँ सीखते हो, कॉलेज में। लेक्चर्स कहाँ लेते हो, कॉलेज में। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पढ़ते हो, कॉलेज में। एस टू रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, कॉलेज में। ये कभी भूलेगा नहीं। अगर आप अपने आप पढ़ोगे तो भाई साहब इसे याद करना बहुत जहन्नुम जैसा है। एक बात समझिए, पाश्चात्य काव्य जितने सरल भाषा में समझा दे रहा हूं, ये समझना और पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ आ गई। अच्छा, शैली, शैली में आप डिफेंस करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए मैं बता रहा हूं सासू मां,
मुझे ऐसा मत बोलना, देखिए मैं बता रही हूँ सासू माँ, मेरी मम्मी ने भी आज तक काम नहीं कराया, रोने लगी। पीबी शैली यानी अपनी शैली में क्या करना है, डिफेंस करना है। तो पीबी शैली ए डिफेंस ऑफ पोएट्री, है ना। अच्छा, कार्ल मार्क्स, हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स किसकी बात करता है, कहता है देश के मजदूरों एक हो जाओ, देश के मजदूरों क्या हो जाओ, एक हो जाओ। तो मजदूरों की बात करता है, यानी दास कैपिटल, दास प्रथा का निदान चाहता है। कैपिटल मतलब पूंजी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक और है यहां पे, है ना, पावर्टी ऑफ फिलोसफी। ये तीनों इसी का है, नोट कर लीजिए। ये पीडीएफ में राही ऐप पर दे दूंगा। देखो, दास कैपिटल यानी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पावर्टी ऑफ फिलोसफी, ये तीनों कार्ल मार्क्स का है। दास का मतलब दास प्रथा, दास कैपिटल। ठीक है जी। यहां से प्रश्न लगभग फिक्स होता है, या तो क्रम में पूछेगा या रचनाओं में पूछेगा। अब आप आइए, आप और आगे चलिए। मैथ्यू आर्नल्ड, आप सभी लोग देखे होंगे जब हम लोग हिंदी वाले इंग्लिश बोलते हैं, या नो नो नो, आई डोंट वियर दिस टाइप ऑफ ड्रेस, नो 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 नो, यस यस यस, है मुंह बना के बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, मुंह बना के। मैथ्यू आर्नल्ड यानी एसेज इन क्रिटिसिज्म, यानी आपको क्या करना है, मुंह बना के क्रिटिसाइज करना है। एसेज ऑन क्रिटिसिज्म यानी आपको क्रिटिसाइज, ये वर्ड बोल के देखिए आपका मुंह बन जाएगा। एसेज ऑन क्रिटिसिज्म यानी एसेज इन क्रिटिसिज्म। उसके बाद ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, यानी आपको क्या करना है, क्रिटिसाइज करना है किसका, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, लिटरेचर एंड डोगमा, कल्चर एंड अनार्की। ये चार की चारों रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, ये अपनी ट्रिक है, मेरी देहाती ट्रिक है, ऐसे बोलती हैं, हैं, डू यू वांट टेक इट, नो 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 नो, आई वांट अ कॉफी, आई वांट अ कॉफी, आई डोंट लाइक टी, डोंट लाइक टी, टी इज पुअर मैन। ठीक। तो वेनेदत्त क्रोचे, अगर आप वेनेदत्त क्रोचे की बात करोगे तो एस्थेटिक और लॉजिक है क्रोचे का। अच्छा देखो, जॉर्ज लुकाच का द थ्योरी ऑफ नॉवेल है, नॉवेल। जॉन क्रो रैंसम द न्यू क्रिटिसिज्म, ये एक है तो याद हो जाएगा। इलियट, इलियट की चार है, मैं चारों आपको याद कराता हूं, बहुत अच्छी है। आप सबने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, आप सभी ने क्या देखी होगी, थ्री इडियट मूवी देखी, देखिए बेटा रेलॉन, देखिए। जब आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, उस मूवी में एक बात है, जब वो टॉप आता है रैंचो, उसको लेके बीरू सहस्त्र बुद्धे आगे बैठे रहते हैं, उसके दोस्त राजू और फरहान पीछे बैठे रहते हैं। तो कहता है कि सर ये क्या सिस्टम है, हमारे दोस्त कम नंबर पाए पीछे बैठे हैं। तो कहता है क्या सबके जाके रूम में चिपका दूं, कान में जाके बता दूं मेरिट। तो अब आप सोचना, इलियट जो है वो बदलना चाहता था पढ़ने वाले सिस्टम को। तो वो कहता है सिलेक्टेड एसेज, ये जो सिलेक्टेड लोगों को यहां बैठा है वो ये गलत है। फिर कहते हैं क्या करना चाहिए, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, आप मॉडर्न दिखाना चाहते हो, ये गलत है, कॉलेज का सिस्टम ही नहीं। फिर कहता है आप लोग ये ड्रामा करते हो, पोएट्री एंड ड्रामा। तो कहता है फिर क्या करना चाहिए, कह रहा है द यूज ऑफ पोएट्री, द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी हमको यूज करना चाहिए उन लोगों का। ये मैंने ट्रिक बताया है। तो सिलेक्टेड एसेज, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, पोएट्री एंड ड्रामा, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ये तो इस तरीके से रिलेट करके इसको पढ़ना है, तभी ये आपका याद हो पाएगा। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब हम आते हैं आइए रिचर्ड्स पर। किस पर आते हैं, आइए रिचर्ड्स पर। तो अब रिचर्ड्स का मतलब रिसर्च समझ लीजिए। आप बताइए, आप रिसर्च करते हो, आपको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है ना। अच्छा, उसके बाद आप किसी न किसी टॉपिक का रिसर्च करते हो, रिसर्च करते हो ना। जैसे आपका जेआरएफ हो गया, आप एक टॉपिक बनाओगे, उस टॉपिक का क्या बनाओगे, पहले सिनॉप्सिस बनाओगे, सिनॉप्सिस तैयार होगी आपकी, फिर आप वेरीफाई होगा, फिर उस पर थीसिस लिखोगे, फिर वेरीफाई करोगे, फिर वो प्रूफ होगा।
यानी सबसे पहले आप क्या बनाते हो, सिनॉप्सिस बनाते हो। जब आपकी सिनॉप्सिस बन जाती है, आप इंटरव्यू देने जाते हो। इंटरव्यू में आपकी सिनॉप्सिस पे चर्चा होती है, फिर आप पीएचडी चालू करते हो, है ना। फिर आपका कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क में आप उसका क्रॉस वेरीफाई करते हो, फिर आप थीसिस लिखते हो, थीसिस को अप्रूव्ड करता है पीएचडी वाला आपका जो गाइड होता है। जब वो अप्रूव्ड करता है तब जाके आपकी थीसिस कंप्लीट होती है। तो वही रिसर्च मैंने ट्रिक लगा दी। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, सबसे पहले आपको फाउंडेशन में रजिस्टर करना होगा, यानी यूजीसी में, तभी तो पैसा मिलेगा। जीआरएफ होते पैसा नहीं मिलता। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो मैंने इसे याद कर लिया, द फाउंडेशन, फाउंडेशन ही फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। फिर क्या है, अब आप एक टॉपिक लेते हो, उस टॉपिक का मीनिंग खोजते हो, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, यानी आपको नारी सशक्तिकरण पे, तो नारी सशक्तिकरण क्यों, क्या है नारी सशक्तिकरण, मीनिंग ऑफ मीनिंग। उसके बाद आप प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आप उसका प्रिंसिपल यानी मुख्य चीज निकालते हो, उसको क्रिटिसाइज करते हो। फिर आप पोएट्री और साइंस, फिर अपने पोएट्री को साइंस की तरह परखते हो, क्या ये गलत है सही है, प्रयोग करते हो, गलत है सही है। फिर आप उसको प्रैक्टिकल करते हो, और प्रैक्टिकल करने के बाद तब आपकी फिलॉसफी पूरी होती है, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। तो ये सब रिसर्च से संबंधित हैं। रिसर्च को ट्रिक के लिए मैंने रिसर्च समझ लिया, और ये सब फिलॉसफी ऑफ, जब आप पीएचडी हो जाता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बोला जाता है कि नहीं। प्रैक्टिकल करते हो कि नहीं करते हो, पोएट्री की तरह साइंस की तरह पोएट्री को करते हो कि नहीं करते हो, प्रिंसिपल उसका मुख्य तत्व निकालते हो कि नहीं, मीनिंग में मीनिंग निकालते हो कि नहीं, फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, तो ये आपका हो जाएगा। हाँ ना, क्लियर हुआ, इतनी बातें आपको समझ आई कि नहीं आई। हम्म, ठीक है जी। अब आओ फ्रैंक रेमंड लिविस। तो ये जो फ्रैंक रेमंड लिविस हैं, इनका सबसे पहले न्यू वेयरिंग इन इंग्लिश पोएट्री, रिवोल्यूशन पूछा जाता है, और द कॉमन परसूट नहीं पूछा जाता है। थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी देख लो आप, रेमंड लेविस। उसके बाद ये हो गए खत्म, है ना, ये हो गए खत्म। अब आप आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, और प्रश्न है इसमें से असंगत आपको बताना है। क्या बताना है, इसमें से असंगत बताना है। चलिए बताइए असंगत, चलिए बताइए असंगत। यानी शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा, तद्दोषो शब्दार्थों सगुणावलंकृति मम्मट, वाक्य रसात्मक काव्यम दंडी, और रमणीयार्थ प्रतिपाद का पंडित जगन्नाथ। बताइए। देखो ये भामा का सही है, ये मम्मट का सही है, वहां आधा दा और पूरा दा है, यहाँ आधा मा और पूरा मा है, ये बताया था, दोनों द्वित्व है। लेकिन वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है, ना कि दंडी का है। किसका है, विश्वनाथ का है ना, दंडी का नहीं है। और रमणीयार्थ प्रतिपाद का पंडित जगन्नाथ का बताया था, कि पंडित लोग को रमणीय चीज यानी महंगी महंगी चीज दो दान में, नहीं तो फिर क्या मंत्र उल्टा सीधा पढ़ देंगे। बताया था कि नहीं बताया था। हाँ, अच्छा है कि नहीं। अब आप 2 नंबर पाइए, कौन सा असंगत है। आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है, ठीक है। एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए, सभी सही है। एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए, सभी सही है। तो चलिए बताइए। यानी आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, वक्रोक्त काव्य जीवितम कथन कुंतक कहे, भूषण बिनु न विराजई कविता बनता मिताचार्य केशवदास कहे, सगुन अलंकार सहित दोष रहित जो हो आचार्य केशवदास कहे। इसका बताइए। कुछ लोग इधर उधर नाच रहे हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे विद्यार्थी हैं जो पैसा एक नहीं खर्च करना चाहते, सब चैनल पर पढ़ना चाहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। अरे भाई, एक टीचर सिस्टमेटिक कराता है, सिस्टम से कराता है कि नहीं कराता है। तो बताइए।
इसमें एक्चुअली सभी सही है। पाणिनि ने रीत को काव्य की आत्मा माना, ये सही है। वक्रोक्ति का कुंतक, वक्र कुंड महाकाय, जहां वक्रोक्ति आएगा वहां कुंतक हो जाएगा। भूषण बिनु ने विराजे आचार्य केशवदास, सगुन अलंकारण सहित, ये केशवदास। सगुन अलंकारण सहित दोष दोष रही जी, केशवदास कहिए सगुन अलंकारण सहित वाला भी। सगुन अलंकारण सहित किसका है? चिंतामणि का है, केशवदास का नहीं है। ये मैं आपको भ्रम करने के लिए दिया था, सभी सही हैं। तो आप क्या देखोगे? सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो होए आचार्य केशवदास की नहीं है, बल्कि चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि। गलत किए ना, आपने लगा दिया फटाफट। तो सगुन अलंकारण सहित किसकी है? चिंतामणि की। शब्द अर्थ ताको विबुध, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई, ऐसे है वो। गलत कर दिया आपने ना, गलत नहीं करना था। नमस्ते समीक्षा। तो यानी ये डी वाला है, चिंतामणि का है। डी वाला किसका है बच्चे? चिंतामणि का। 3 नंबर बताइए आप, निम्न में से असंगत कौन सा है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है महावीर। लोक विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगनी उक्त किसकी है? मम्मट की है। स्मृत मति और प्रज्ञा बुद्धि के 3 प्रकार किसने माने? राजशेखर ने माने हैं। प्रतिभा को नव नौन में शालिनी प्रज्ञा भट्टतौत ने कहा है। किसका है? शिवम बताओ भाई। देखो, मैंने एक बात याद कराई थी, आपका मन या तो लोक में लगता है या विद्या प्रकीर्ण में, है ना? लोक विद्या प्रकीर्ण वामन का याद करिए। यानी मैंने मन को बताया था या तो लोक में लगेगा या विद्या प्रकीर्ण, लोक में या विद्या प्रकीर्ण में, तो ये वामन का है, बी वाला गलत है। अंतःकरण की, अंतःकरण वाला 4 बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों का, है ना? अंतःकरण में क्या होता है? प्रभावशाली कविता वही होगी, है ना? अंतःकरण, प्रभावशाली, ये सब 4 चीजें आपको बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो बी वाला गलत है, बी वामन का कथन है। अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो मैं क्या कर सकता है? व्हाट कैन आई डू। निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? शब्दार्थ शरीरव तावत काव्यम आनंदवर्धन, प्रतिभा के 2 भेद कारित्री और भावित्री राजशेखर ने माने हैं। इसका क्या होगा? व्हाट कैन आई डू, टू कैन वाई आर। ठीक है, बताओ। दंडी का है शब्दार्थ शरीरव तावत काव्यम, नहीं, दंडी का वह छिन्ना पदावली है। मैंने आपको बताया था कि अगर शरीर का तत्व सही रहेगा तो तुमको आनंद आएगा। ये भी सही है। कारित्री और भावित्री भी सही है। कारित्री का संबंध कवि से होता है, भावित्री का संबंध पाठक से होता है। ये राजशेखर का भी सही है, ये दोनों सही है। शब्दार्थ शरीरव तावत काव्यम, शरीर ही तत्व है, जिसका शरीर सही रहेगा वो खुश रहेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, वो सही है। आनंदवर्धन ही है, दंडी वाला अलग है। दंडी वाला अगर आप देखोगे ना, तो दंडी वाला मैं आपको बता देता हूं क्या था वो। दंडी वाला अगर आप देखोगे तो दंडी का क्या था, मैं एक बार बता देता हूँ। ये संस्कृत वाला ना, इसे देखना पड़ेगा, ये याद नहीं रहता ना, मन में रहता है लेकिन ये बोलना थोड़ा सा। दंडी क्या है? शरीर ताव दिष्टार्थ व छिन्ना पदावली, यानी छिन्न भिन्न हो जाता है। जब दंड मिलता है ऐसे करते हो नहीं, शरीर
देखो, शरीरम ताव दिष्टार्थ व छिन्ना पदावली वो है, ये तो इन्हीं का है। 5 नंबर आप देखो, निम्न में से असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है? अलंकार सर्वस्व भामा, उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी, अलंकार तिलक वाग्भट, अलंकार शेखर केशव मिश्र। 5 नंबर बताइए। अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है। किसका है? रुय्यक। मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आप सबको याद कराया है, रुय्यक मतलब जो ज्यादा सुंदर होता है, रूपक से बताया था। लोग उसके ऊपर सब, अगर गाना याद होगा तो मैंने एक गाना गाया था, तुझे नजर न लगे किसी की जिए हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, तो जिसको मिल जाए हो जाए माला माल। यानी अलंकार सर्वस्व, सर्वस्व आप लुटा देते हो जब आपको कोई रुय्यक, यानी रुय्यक मतलब रूपक, कोई सुंदर मिलता, बहुत सुंदर, तो आपका रुय्यक है। फर्स्ट वाला गलत है। क्या है फर्स्ट? देखो बेसिक है लेकिन फिर भी आपसे गलतियां हो रही हैं। डी कैसे आएगा? अच्छा संगत। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसमें संगत बता दो। हाँ इनमें से कोई नहीं आएगा फिर, लेकिन इसमें मेन संगत बता दो। चलो इसमें संगत बता दो, है ना, इसमें संगत बता दो, मतलब वही था उसमें, है ना, रूप से बताया था। अब अगर हम लोग और आगे बढ़े, असंगत बताने हैं आपको। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषम मम्मट, विशिष्ट पद रचना रीति वामन, वचन विन्यास विन्यास क्रमो रीति राजशेखर, गुण और रीति से संबंध स्थापित कर गुण को रीत का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य वामन है। 6 नंबर बताइए। 6 नंबर। हाँ जी बा। सलाम करने की यार जो है, इधर जो देखो सलाम कर ले तुम्हारे महफिल में। 6 नंबर बताओ। क्या? गुण और रीत से संबंध स्थापित करने वाले कौन हैं? हम्म? क्या ए? डी? इसका डी वाला हो जाएगा। एक्चुअली ये सब सही है। शक्ति कवित्व भी संस्कार विशेषम मम्मट का है, विशिष्ट पद रचना वामन का है, और वचन विन्यास राजशेखर का है। गुण और रीत में संबंध स्थापित कर गुण को रीत का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथमाचार्य वामन नहीं है। फिर कौन है? क्या मुझे कोई नाम बता सकता है क्या? क्या मुझे कोई नाम बता सकता है क्या? इसका कोई नाम बता सकता है क्या? कोई नाम बता सकता है क्या?
बता सकते हैं क्या? दंडी का है। बहुत बढ़िया जवाब। जिसने भी दंडी बताया उसे भाई साहब बहुत 100 में 100 नंबर। एक्चुअली देखो, शक्ति कवित्व बीज मम्मट का कई बार पूछा जा चुका है। विशिष्ट पद रचना रीत वामन का। वचन विन्यास वाला ये गुण और रीत में संबंध ये दंडी का है। जिसने बताया भाई मन प्रसन्न हो गया, एकदम दिल प्रसन्न हो गया। 7 नंबर बताइए, असंगत कथन कौन सा है? 7 मतलब असंगत कथन कौन सा है? वामन ने किस रीत को उत्तम माना है? वैदर्भी को। लाटिया नामक चतुर्थ रीत की उद्भावना कर रीत की संख्या 4। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी करने वाले आचार्य रुद्रट हैं। आनंदवर्धन रीत या संघटना के स्वरूप का आधार मानते हैं समास को। सभी सही है। 7 नंबर बहुत भयानक प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, ये पीडीएफ आपको राही अध्ययन धाम ऐप पर मिल जाएगी, है ना। ये पीडीएफ आपको राही अध्ययन धाम पर मिल जाएगी। ये सभी सही हैं। बी कैसे? ये सभी सही हैं। एक्चुअली लाटिया नामक चतुर्थ रीत का उद्घाटन उद्भावना कर रीत की संख्या 4 रुद्रट ने। सही तो है, रुद्रट ने ही तो मानी है। लाटिया नामक चतुर्थ रीत की उद्भावना रुद्रट ने की, ये सब सही है। वामन ने किसको माना है? वैदर्भी को माना है। रीत का मतलब क्या? यानी रीत का मतलब क्या बताओ? रीत के बारे में तो आपने पढ़ा है ना, वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली। इसमें गुण कौन कौन सा होता है? किसमें ओज गुण होता है, किसमें समस्त गुण होता है, किसमें माधुर्य गुण होता है? तो आप देखिए ये सभी सही हैं, आप चेक कर लेना। 8 नंबर चेक कर लोगे? ये सभी सही है। 8 नंबर। घबराना मत, इसमें कुछ प्रश्न बड़े कठिन है, प्लीज घबराइएगा मत। अगर इसमें कुछ प्रश्न कठिन है, गलत होंगे, घबराना मत आप लोग। कुंतक के विषय में कौन सा कथन असंगत है? औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं ये। वक्रोक्त जीवितम नामक ग्रंथ वक्रोक्त सिद्धांत इनका है। और वक्रोक्त को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? यानी कुंतक ने। और उद्भावित उभावेतावलंकार्यो तपह पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी भड़ित रुच्यते। यानी इसमें तो आप पहचान जाओगे, इसमें बड़ा आसान है, इसमें पहचानना आसान है। क्योंकि वक्रोक्ति वाला कुंतक का है, औचित्य संप्रदाय इनका नहीं है। औचित्य संप्रदाय जो है ये क्षेमेंद्र का है। औचित्य संप्रदाय किसका है? क्षेमेंद्र का है। तो ये वाला गलत है, ये तो बड़ा आसान था, है ना। वक्रोक्त जीवितम किसका है? कुंतक का है। वक्रोक्त काव्य की आत्मा किसने? कुंतक ने माना है। तो इसे याद कर लेना, ये सब एग्जाम में सीधा टक से आएगा। जैसे लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाके टक से बोलती हैं भैया वो डार्क रेड वाला लिपस्टिक उठा दो, पट से एकदम देख लेती हैं कहीं पे भी। और अगर पुरुष जाएंगे मेकअप सामान लेने में, उनको सब एक कलर लिखेगा, है ना। उनको गाय बकरी भैंस सब एक बराबर लगता है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर लड़की देखना हो तो वो बता सकते हैं कौन सी लड़की में क्या खूबी है क्या नहीं, है ना। लड़कियों का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, लेकिन श्रृंगार के सामान का अवलोकन सब उनको एक बराबर लगता है। आम घास सब एक बराबर, गाय बकरी सब एक बराबर। लेकिन लड़कियां इतना सूक्ष्मदर्शी होती हैं, अंतर्यामी होती हैं, ऐसे आंख बंद करके बता देंगे लाल वाले के पीछे जो मेहरून लाल है ना, मेहरून लाल वाले के पीछे जो ब्लैक लाल है ना, नहीं 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 भैया, ब्लैक लाल वाले के पीछे जो लाल वाला लाल है ना, वो वाला चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब बताइए, भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए किस अलंकार को उसके प्राण स्वीकार किया है? भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना है, तो किस अलंकार को उसका प्राण स्वीकार किया है? भामा ने किस अलंकार को उसका प्राण स्वीकार किया है?
एक्चुअली किस अलंकार को नहीं, वक्रोक्ति को। एक्चुअली इसका उत्तर क्या है, भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसका प्राण माना है। वक्रोक्ति को क्या माना है, काव्य का प्राण माना है। काव्य का प्राण माना है, किसने माना है, भामा ने। नोट कर लीजिए, भामा ने माना है, नोट कर लीजिए, भामा ने माना है। हाँ, आधार कार्ड सफिशिएंट है, आधार कार्ड सफिशिएंट है। शैलेश, वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वांग्मय को दो भागों में, एक स्वभावोक्त एवं एक वक्रोक्त किया है? 10 नंबर बताइए आप, 10 नंबर बताना है आपने। क्या बताना है, 10 नंबर बताना है। दुलू मुसुआई है कि नहीं है ये बताइए। वक्रोक्त को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने, 10 नंबर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, दंडी। 10 नंबर का क्या है भैया, दंडी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एकदम मेरी तरफ से हीरो हो गए आप लोग। जिसने 10 कभी बताया दंडी, वो उसका एकदम बढ़िया, एकदम अच्छी तैयारी है। कुंतक के विषय में कौन सा कथन असंगत है? तो कल 6 से 10 का काम तमाम कर दिया जाए ना, कल 6 से 10 का काम तमाम कर दिया जाए, बताइए। कल 6 से 10 का काम तमाम कर दिया जाए। कुंतक के विषय में कौन सा कथन असंगत है? कुंतक के विषय में असंगत बताने, 11 नंबर। देखो, कवह कर्म काव्यम, यानी कवि का कर्म काव्य है, ये भी सही है, कुंतक ने कहा है। सालंकारस्य काव्यता, यानी सालंकार, अलंकार के साफ शब्दार्थ है, ये भी कुंतक है। वक्रोक्त प्रसिद्धा विधान व्यतिरेकड़ी, ये भी सही, सभी सही है, इसमें सभी सही है, कभी सही है, ठीक है ना, सभी सही है। बताइए असंगत कथन कौन सा है इसमें? वाच्यातिड़ैनी व्यंगये व्यंगे ध्वनिस्त काव्यानुत्तमम आनंदवर्धन। चारुतोकर्ष निबंधना ही वाच्यंगोह प्राधान्य विपक्षा आनंदवर्धन। यथार्थ शब्दों व तामर्थ, ये थोड़ा सा कठिन हो गया है, बोलिए तो मैं इसका खुद बता दूं, है ना, बताइए। वाच्य वाला, ये विश्वनाथ का है, आनंदवर्धन का नहीं है, ये विश्वनाथ का है। ये थोड़ा कठिन है, अगर आपको ज्यादा कठिन लग रहा है जिसे छोड़ दीजिए, बाकी सब सही है। ए वाला देखो, जो ए वाला है ना, वाच्यातिड़ैनी व्यंग्ये व्यंग्ये ध्वनिस्त काव्य काव्यपुत्तमा, ये विश्वनाथ का है। बाकी सही है। ये वाला कठिन है ये भाई, मैंने आज ज्यादा कठिन भी थोड़ा सा मतलब रख दिया, रखना तो नहीं चाह रहा था। 23 नंबर देखो, मम्मट ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या 52 स्वीकार की है। पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद किए हैं। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौरता और अभाव के आधार पर काव्य के 3 भेद किए हैं। एक्चुअली कठिन था, मैंने सोचा मैं खुद ही बता दूं। बी वाला, एक्चुअली मम्मट ने ना 51, देखो, मम्मट ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, सही है। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या 51 मानी है।
यही गलत है, बाकी सब सही है ना। यही बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद किए हैं। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौड़ता और अभाव के आधार पर व्यंग्य के 3। ये सही है सब, सही है ना। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, कुंतक ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किया। सही है। महिम भट्ट ध्वनि विरोधी आचार्य ने, ये भी सही है, अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया। हिंदी वक्रोक्ति, एक्चुअली सी ये है, ये सी नहीं है, सी ये है, डी है, सभी सही है, इसमें सभी सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वक्रोक्त जीवितम की भूमिका डॉक्टर नगेन ने लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसे, इसमें सभी सही है ना। इसमें हिंदी वक्रोक्त जीवितम की भूमिका डॉक्टर नगेन ने लिखी है। ठीक है। विवेक के रचयिता कौन है, यानी ये जो व्यक्ति विवेक है इसके रचयिता कौन है। महिम भट्ट है, हेमचंद है, जयदेव है, विश्वनाथ है। महिम भट्ट है, कौन है बताइए। नमस्ते मुस्कान, खुश रहो। व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक के रचयिता महिम भट्ट। मैंने आपसे बताया था व्यक्ति विवेक यानी महिमा, महिमा किसकी, व्यक्ति के विवेक की। ये बात मैंने बताया था ना, महिमा किसकी, व्यक्ति के विवेक की। हाँ या ना, जल्दी बताइए। महिमा किसकी भाई, व्यक्ति के विवेक की। चलिए अगर हम लोग बात करें, भरत ने यानी भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया। 16 नंबर, इनका एक सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रास निष्पत्ति है। तो आप इसका उत्तर बताएंगे सबसे सटीक। सभी को आशीर्वाद, मेहनत करो भाई, आपके लिए यही तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मुझे चेस्ट में इन्फेक्शन है, खांसी आ रही, दवा खाया हूं, रोका हुआ हूं उसे, है ना, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूं, प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं सर जी 6 घंटे मैराथन लगा के रहे, मैं प्रयास तो करता हूं कम से कम ना, प्रयास नहीं छोड़ता ना। यही सफलता की सबसे बड़ी निशानी है, यही सफलता की सबसे बड़ी निशानी। भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया। शांत रस को और भक्ति रस को, यानी ए और सी, ए एंड सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना, ए एंड सी, शांत और भक्ति रस को। भरत मुनि के अनुसार नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, रस निष्पत्ति, है ना। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार न मानकर अलंकार स्वीकार किया है, अलंकार न मानकर अलंकार स्वीकार किया है। तथा विभाव को ही रस माना है। बी, वाक्यस्य ग्राम्यता योनिर्माधुर्ये दर्शितो रसा उक्त दंडी की है। और सी, सभी सही है। यानी इसमें किस अलंकारवादी, भरत के अनुसार, ये एक्चुअली ए वाला ऊपर हो गया, ये ए वाला हो गया। भरत के अनुसार नाटक का मुख्य उद्देश्य रस निष्पत्ति है। बी वाला है किस अलंकारवादी आचार्य ने अलंकार को न मानकर अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना है, ये बी हो गया। और उसके बाद आपका सी हो गया ये, और डी हो गया ये आपका हो जाएगा 17 नंबर। हाँ क्वेश्चन ठीक है, 17 नंबर। एक्चुअली ये भामा का सही है, ये सभी सही हैं। एक्चुअली देखो, भरत मुनि के अनुसार नाटक का मुख्य उद्देश्य है रस निष्पत्ति, यानी नाटक मतलब नाटक खेला जाएगा, रस नहीं मिलत खत्म, ये ए भी सही है ना। और किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार न मानकर अलंकार स्वीकार किया और विभाव को रस माना, ये आपका बी वाला भी सही है, वाक्यस्य वाला भी सही है, और यानी सभी सही है। इसमें सभी सही हैं और प्रश्न एकदम सही है, गलत नहीं है, इसमें सभी सही हैं
और प्रश्न एकदम सही है, क्योंकि मूल प्रति मैंने चेक कर ली है ना, मूल प्रति मैंने चेक कर ली। काव्यशास्त्र में दिक्कत न हो इसलिए मूल प्रति मेरे सामने है, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, कोई डाउट वाला नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट तब होता है जब पुराने प्रश्न है मैंने नहीं देखा या इसकी मूल प्रति में सामने रखा हुआ है ना, क्योंकि ये काव्यशास्त्र में गड़बड़ न हो इसलिए कोई डाउट नहीं, यहां डाउट नहीं होगा, डाउट वाले एक भी प्रश्न नहीं मिलेंगे। एक बात समझ लेना, जो प्रश्न मैं खुद बनाता हूं उसमें गलती नहीं होती, जो प्रश्न मैं दे देता हूं अपलोड कर दो उसमें गलती होती है, इस बात याद रखना। अगर आपको गलती मिले समझ लेना मैंने उसे चेक नहीं किया, वो अपलोडेड में गलती हो जाती है, बाकी गलती नहीं होती। किस आचार्य ने शांत और प्रयाण नामक दो अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी? रुद्रट ने, उद्भट ने, मम्मट ने। ये प्रश्न पहली बार मैं करा रहा हूं, अभी तक कराया भी नहीं हूं, है ना। बताओ। रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। 19 नंबर, याद होने में समय लगता है ना। बताइए। अलंकार की दास्ता से मुक्त करके, उनका नाम है रुद्रट। 19 नंबर का क्या हो जाएगा भाई साहब? रुद्रट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुद्रट हो जाएगा। देखो आप लोग क्या करते हो ना, पैसा बचाते हो, आपको क्या लगता है कि बस 6 महीने ले लो। देखो 6 महीने उसके लिए है ना जिनका 1-2 बार 3 बार दिए हैं, नहीं हो रहा है, 2-4 नंबर शुरू करा है, वो 6 महीने करके अपना तैयारी कर ले। जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं वो कम से कम 1 साल, जिससे आप एक बार पढ़िए, होने को 6 महीने में हो जाएगा, तो क्या आपका डूब थोड़ी जाएगा। अगर 6 महीने 4,000 में है तो 2,000 रुपए में आपको 1 साल मिल रहा है, डूब थोड़ी गया वो आपका। ऐसे सोचते हैं लोग। 20 नंबर, किस आचार्य ने श्रृंगार के संभोग नहीं जी, संयोग और विप्रलंब, संयोग और विप्रलंब प्रकार के अतिरिक्त दो अन्य नवीन भेदों प्रच्छन्न तथा प्रकाश का उल्लेख किया है? कौन से आचार्य हैं? कौन से आचार्य हैं? आप कॉल कर लो। रुद्रट। क्या है भाई साहब? रुद्रट। 20 नंबर का क्या हो जाएगा? डी। 20 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रुद्रट। क्लियर। 21 नंबर आप बताइए, असंगत कथन कौन सा है? असंगत। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? सम्यक ज्ञान को। आचार्य रुद्रट ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका के भेद का निरूपण कर रस विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश दिया है। ए और बी दोनों। 21 नंबर आपको बताना है। क्या बताना है? 21 नंबर बताना है। कुछ सुना दो, सी दोनों सही। भोज के विषय में कौन सा असंगत है? भोज कवि है ना जो, इनके विषय में असंगत आपको बताना है। श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान की, रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है, इस मत की स्थापना की। अस्थाई भाव तथा व्यभिचारी भावों के पारस्परिक भेद को अमान्य सिद्ध कर यह घोषित किया कि सामान्यतः सभी भाव अस्थाई या व्यभिचारी हो सकते हैं। सभी सही है। हाँ उनका चलता रहेगा अमनदीप। जिनका पहले से चल रहा है वो चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। उसमें प्रोफेसर बैच वाली क्लास दिखेगी। 22 नंबर।
भोज के विषय में। सभी सही है, एक्चुअली इसमें भी सभी सही है, भोज वाला सभी सही है। 22 के बाद 23 नंबर पे आता हूं मैं, 23। यानी किस आचार्य ने विप्लम श्रृंगार के 4 भेदों, प्रथमानुराग, भान, प्रवास और करुण का विवेचन किया है? किसने विप्रलंब के, विप्रलंब का मतलब होता है वियोग, विप्रलंब का मतलब होता है वियोग। एप्लीकेशन पर होगी, राही ऐप भी है ना, राही ऐप भी है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो, आपने डाउनलोड किया है कि नहीं किया है? आप देखो, जैसे ये क्लास है ना, क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आपने कभी चेक किया कि नहीं? क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जब आप मोर पे क्लिक करेंगे नीचे ना, जहां सब्सक्राइब है, वहां पे देखिए आपको लिंक दिया होता है, राही ऐप पेज लिंक, है ना। और आप देखो, जैसे इसको क्लिक करोगे आपको डिटेल्स आ जाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसमें नहीं खुलेगा, एंड्रॉइड का है तो इसलिए नहीं खुल रहा, इसमें आपको यहाँ पे दिख जाता है। समझ गए कि नहीं? ऐप डाउनलोड करने का, ऐप डाउनलोड करने का लिंक देखो, ये राही अध्ययन धाम दिखा ना। हाँ, और ये आपका बहुत जल्द 20 हो जाएगा, थोड़े बहुत बचे हैं, तो जिन्होंने नहीं किया होगा ना, कर लेना, कल तक आपका 20 के हो जाएगी। ये अपडेट होता, अभी आपको 10 के दिखा रहा है ना, और यहाँ रिव्यू कर दिया करना बढ़िया बढ़िया। तो ये राही अध्ययन नाम ऐप है, तो आपका आपका अपना, ठीक है जी। तो किस आचार्य ने, 23 नंबर अगर आप देखोगे, 23 का रुद्रट है, 23 का क्या है? रुद्रट आंसर, 23 का क्या है? रुद्रट है। 24, किस आचार्य ने वांग्मय को 3 भागों में, वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभावोक्ति में विभक्त कर रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप माना है? 24 नंबर। भोज ने, उत्तर क्या है भाई साहब? भोज। उत्तर क्या है बच्चा? भोज है। क्या उत्तर है? भोज। क्लियर ना? हम्म। निम्न में से असंगत बताइए। देखिए, वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है, किस आचार्य के अनुसार जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं तो सत्वगुण का उद्रेक और प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है? विश्वनाथ। तो आप कहेंगे सर 25 का सी, यानी दोनों सही है। 25 नंबर अगर आप देखोगे तो सी, यानी ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। अगर हम लोग और आगे बढ़े 26 नंबर की तरफ, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपका? मन लग रहा है नहीं लग रहा है? मन लग रहा है ना? मन लग रहा है ना? बताइए। तो कहते हैं निम्न में से असंगत बताइए। किस आचार्य ने रस का मूल चमत्कार को मानकर अद्भुत रस का प्राधान्य माना है? विश्वनाथ। वात्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किस आचार्य ने किया? विश्वनाथ ने, ए बी दोनों। 26 नंबर। ये विश्वनाथ भी सही है, और वात्सल नामक ये भी विश्वनाथ सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। अच्छा, ठीक है भाई। अगर हम लोग 27 नंबर की तरफ बढ़े, किस आचार्य के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है? 27 नंबर बताइए।
बताइए 27 नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? ये पंडित राज जगन्नाथ का है, ए वाला पंडित जगन्नाथ का। कल 12:30 बजे 6 से 10 तैयार करके आना आप लोग। क्या तैयार करके आओगे? एग्जाम देकर जाना है तो आप खुद को लेकर जाना है आपको, और एडमिट कार्ड लेके जाना है, 2 फोटो लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है। लिख लीजिए, सबसे पहले आपको स्वयं को लेके जाना है, स्वयं आप जाएंगे, है ना, आपका बोरिया बिस्तर नहीं जाएगा, आप स्वयं जाएंगे। दूसरा नंबर, पानी की बोतल ले जा सकते हैं, बोतल रख लो, आप हल्का हल्का पानी पीते रहना। बोतल ले लेना ट्रांसपेरेंट, ये वाली बोतल नहीं, ट्रांसपेरेंट बोतल ले लेना, ठीक ना। 20 रुपए वाली खरीद लेना, घर से मत ले जाना। तीसरे नंबर पर आइए, आप पेन वगैरह भी आपको नहीं ले जानी है, लेकिन आप फिर भी पेन रख लेना है, कोई बात नहीं, पेन के लिए नहीं बोलेंगे, आप पेन रख लेना। अगर बोलेंगे सस्ती वाली रख लेना, बोलेंगे तो बाहर रख देना। एक पेन एक पेंसिल वैसे भी ले लेना, वैसे नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप पेन ले लेना, एक पेंसिल भी ले लेना, है ना। चौथे नंबर पे आप अपना एडमिट कार्ड ले लेना। क्या ले लेना? एडमिट कार्ड ले लेना। पांचवें नंबर पे आप देखो, आईडी प्रूफ ले लेना, है ना, आईडी प्रूफ ले लेना। आईडी प्रूफ का मतलब जो आपका आधार कार्ड वगैरह। छठे नंबर पे 2 फोटो लेना है आपको। क्या लेना है? 2 फोटो अपना पासपोर्ट साइज का, इतना। एक तो आपको स्वयं जाना है, बोतल ले लेना, पेन या पेंसिल ब्लैक या ब्लू ले लेना, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी रख लेना आप। एडमिट कार्ड लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, 2 फोटो लेके जाना है। इसे आज ही रख लेना, कल तक। हाँ, वो पेन देते हैं वहां पे। हाँ, गोला भरना पड़ता, पेन देते हैं एंटी ये वाले हैं। पानी लेकर आओ, क्या चाहिए? इसका फोन इधर देखो, ये लो पानी है। 28 नंबर, असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन कौन सा है? 28 नंबर बताइए। हाँ, चल जाएगी, पेपर मिलेगा। नहीं, पेंसिल वैसे रफ ऑफ करने के लिए रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन। अच्छा हाँ, एकदम सिंपल पहन के जाना। लड़के जो है पैंट पहन लेना नॉर्मल, चप्पल पहन लेना, जूता पहन के मत जाना, टी शर्ट पहन लेना। लड़कियां अपना जो है जीन्स टी शर्ट पहनना है, जीन्स टी शर्ट पहन लेना, सलवार समीज पहनना है, सलवार समीज पहन लेना, है ना। लोअर टी शर्ट में जाना होगा तो लोअर टी शर्ट में भी चली जाना। पेपर मिलना चाहिए। निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? 28 नंबर। 28 में सभी सही है, 28 नंबर सभी सही है। अस्त्यत्रापि रसो वेशः, ये भी सही है, जगन्नाथ की है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना? रस को। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, ये सभी सही है, ये सभी सही है। नहीं, माइनस मार्किंग नहीं। हाँ, पेन देते हैं लाने के लिए। हाँ, मिलना तो चाहिए शायद, अगर नहीं मिलेगा तो रफसीट मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अब इस बार पहली बार हो रहा है ना, बहुत लंबे समय के बाद, क्या देंगे क्या नहीं ये पता नहीं है। हो सकता है वो पेपर ना दें। 28 के बाद 29 नंबर। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय परिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। ये कथन किसका है? 29 नंबर। हाँ, झुमका उमका पहन के जाओ, कोई नहीं। बताइए। काव्य तो प्रकृति, 29 नंबर। नंद दुलारे वाजपेयी का है। 29 नंबर किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। साड़ी ओड़ी क्यों पहनोगे? पहन सकते हो साड़ी।
ठीक है। 30 नंबर बताइए, साहित्य का चरम मान रस ही है, यह कथन किसका है? साहित्य का चरम मान रस ही है, यह कथन किसका है? साहित्य का चरम, मैं सेंटर पर आ रहा हूं, है ना, मैं सेंटर पर आ रहा हूं दिल्ली में, मोस्टली जिसका सेंटर होगा, दिल्ली वाले आप लोग मुझे मैसेज कर देना सभी लोग, सचिन वाले नंबर पर, है ना, इस पर मैसेज कर देना सचिन, दिल्ली सेंटर वालों का नोट कर लेना, है ना, एक एक वो बना लेना, दिल्ली सेंटर 9310258432। मैं आप सभी से मिलने आऊंगा, आप बस इतना लिख देना दिल्ली सेंटर, है ना, दिल्ली सेंटर, बस इतना लिख के मैसेज कर देना, है ना, कि सर मेरा भी दिल्ली सेंटर है। ये आप दिल्ली सेंटर कर दोगे केवल, बस अपना नाम और दिल्ली सेंटर, है ना, जिससे मैं देखूंगा कहां आप लोगों से एक साथ मिला जा सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे साहित्य वाला 30 नंबर, अगर आप देखोगे 30 नंबर के डॉक्टर नगेंद्र का है, किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। मैं सेंटर पे आऊंगा इस बार। 31 नंबर, निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 9, दंडी ने कितने रसों को उल्लेख किया है? 8, शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया? उद्भट ने। प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? रुद्रट ने। बताइए 31 नंबर बताइए। नहीं, मेकअप वोकअप कर लो, उससे दिक्कत नहीं है, कपड़े ऐसे मत पहनना जिसमें आप कुछ छिपा सके। अरे तुलसी माला पहन लो, कोई नहीं। अच्छा, असंगत कथन कौन सा है भाई बताओ? भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, कितनी मानी है? 8 मानी है, तो ये वाला असंगत, ये वाला असंगत है, असंगत है ना। हाँ, जयपुर आऊंगा, जल्दी आऊंगा जयपुर। उसके बाद 32 नंबर, निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया? भरत मुनि ने। वाक्य रसात्मक काव्य में किसकी उक्ति है? विश्वनाथ की। रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचित किया है? भट्ट लोलट ने। अब आप बताना, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। 32 नंबर। बत्तीस का बी हो जाएगा। एक्चुअली ये गलत है। रस सिद्धांत को भरत मुनि ने प्रतिष्ठापित किया, रस को काव्य की आत्मा भरत ने नहीं किया। किसने माना है? रस को काव्य की आत्मा किसने माना है बताइए? रस को काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा विश्वनाथ ने माना है। किसने माना है? रस को काव्य की आत्मा विश्वनाथ ने माना है। किसने माना है? विश्वनाथ ने माना है। इसे आप नोट कर लीजिए, विश्वनाथ की पंक्ति है वाक्य रसात्मक काव्यम। तो यानी ये सब सही है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। जितनी मैराथन है सारी क्लास का पीडीएफ राही ऐप पर फ्री क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में अपलोडेड है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो फटाक से जाके देख सकते हैं। भारत सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रास निष्पत्ति।
इसके सर्वप्रथम व्याख्याता कौन है? 33 नंबर बताइए, सर्वप्रथम व्याख्याता कौन है? बताइए फटाफट बताइए। 33 नंबर, 33 नंबर भट्टलोलट। एक्चुअली भट्टलोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद। क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, है ना, यही तो है। भट्टनायक का क्या है? नायक क्या करते हैं? भुक्तिवाद। भुक्तिवाद या भोगवाद। भुक्तिवाद या भोगवाद है। शंकु का क्या है? अनुमितिवाद। शंकु का क्या है? अनुमितिवाद। क्या है भाई? अनुमितिवाद है। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद, है ना, यही तो है। तो आप उत्तर भट्टलोलट ने सबसे पहले व्याख्या की कि नहीं? तो अगर मैं और आगे बढ़ूं, 34 नंबर, आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सभी लोग ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ फटाफट ले लेना आंसर वाली, ये आंसर के साथ पीडीएफ है। दीपांशु भैया क्या हाल चाल है? आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त होना। चौंतीस। रामचंद्र शुक्ल का है। 34 का ए जिसने बताया एकदम सही जवाब बताया। 35 नंबर बताइए, साधारणीकरण विभवादि का होता है या भावकत्व का परिणाम है, यह कथन किसका है? 35 नंबर। ये भट्टनायक का है। किसका है? ये भट्टनायक के। 50 प्रश्न करें, जितना बोलो आप लोग। 35 के बाद 36 नंबर, रस का भोक्ता जो है वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है? रस का भोक्ता जो है वही वास्तविक रामादि है। बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा 36 नंबर, तो 36 क्या बताओगे? 36 का ए भट्टलोलट, यानी जो रस का भोक्ता होता है वही वास्तविक रामाद या नट होता है, जो रस को, है ना। अच्छा सुप्रिया, 36 नंबर। 37, न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की थी? न्याय सिद्धांत के आधार पर। न्याय का मैंने क्या बताया था? न्याय सिद्धांत के आधार पर, यानी जब आप न्याय मांगने जाते हो तो बड़े संकोच के साथ, यानी संकुक कहे, न्याय सिद्धांत संकुक कहे। भट्टलोलट का क्या है? नायक का क्या है? सांख्य है, यानी गिना जा सकता है कितने नायक थे। भट्टलोलट का क्या है बताओ? मीमांसा। कौन सा दर्शन है? बताइए। अगर मैं और आगे बढ़ूं, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति तो संख्या में गिना जा सकता है। किसे गिना जा सकता है? नायक को गिना जा सकता है। ऐसे आप इसे कर लेना। 38 नंबर बताइए, किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है? क्या होता है भाई? कवि भावना का होता है। हाँ, घड़ी वगैरह मत लगा के जाना, वहां रहता है ना। हाँ, ये नया प्रश्न है, पहली बार मैं करा रहा हूं। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण जो है कवि भावना का होता है? 39।
डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है बच्चे? नगेंद्र का है। ये किसका है? नगेंद्र का है। ठीक है। अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे 40 नंबर, सहृदयता की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक हैं। सहृदयता की 50 प्रश्न करेंगे बस, जल्दी जल्दी। केशव प्रसाद मिश्र का है। 41 नंबर आप देखिए, किस आलोचक ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? 41 किस आलोचक ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? श्याम सुंदर दास। क्या हो जाएगा उत्तर? श्याम सुंदर दास हो जाएगा। 42 नंबर बताइए, रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की? रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर, रस निष्पत्ति में, हाँ, रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या। देखो जो फर्स्ट पेपर होगा ना, उसे मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इंग्लिश वाला मैटर भी दूंगा, जिसको इंग्लिश से इंग्लिश। अब जो प्रश्न होगा ना, वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। मैं पढ़ूंगा हिंदी में, समझाऊंगा हिंदी में, रहेगा इंग्लिश वाला भी। ऐसे करूंगा अब मैं। तो रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की? 42 किसने की? भट्ट नायक ने की। किसने की? भट्ट नायक ने की। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या, यानी रस निष्पत्ति ब्रह्मानंद सहोदर भट्ट नायक ने की। एकदम सही है, गलत एक भी नहीं है। सही क्रम लगाना आप। अब आप सही क्रम तभी लगा सकते हैं जब आपको मेरी ट्रिक याद होगी। भर भाम दौआ रुआ, उसके बाद क्या है? मही भोज छेम, मही भोज छेम। उसके बाद क्या है? ना 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 ना, पहले था फिर राजशेखर के यहाँ, राजशेखर के यहाँ भट्टतौत अभिनय कर रहे थे, कुंतक उनको धन दे रहे थे। कुंतक क्या दे रहे थे? धन। फिर आप मही भोज छेम आओगे, मही भोज छेम। तो भरत मुनि भामा, भरत मुनि भामा, तो भरत मुनि यहाँ हो गए, ये दोनों कट जाएंगे। तो भरत मुनि के बाद भामा, भरत मुनि भामा दंडी उद्भट, भरत मुनि भामा, भरत मुनि भामा दंडी उद्भट। उसके बाद वामन, फिर आनंद वर्धन, फिर आप रुइये। ए वाला सही हो जाएगा। 43 क्या हो जाएगा? ए वाला। 43 क्या हो जाएगा भैया? ए वाला हो जाएगा। 44 नंबर सही क्रम आपको बताना है। तो भर भाम दौआ रुआ, भरत मुन भामा है नहीं, भरत मुन भामा, भामा है। भर भाम, भामा है ना, भामा, भर भाम दौआ दंडी व वामन उद्भट, सी वाला हो जाएगा। 44। देखो ये ट्रिक है, ये इसी ट्रिक पर आप करोगे तो आपका फटाक से सही हो जाएगा। सही हो जाएगा ना सुप्रिया? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? 44 के बाद 45 नंबर, सही क्रम आपको लगाना है। क्या लगाना है? सही क्रम। मम्मट क्षेमेंद्र हेमचंद्र रुय्यक, मम्मट क्षेमेंद्र रुय्यक और हेमचंद्र। 45 नंबर बताना है आपको। रोहित, रोहिताश, सही क्रम आपको लगाना है। 45, 45 का डी हो जाएगा। देखो मही भोज छेम, भरभाम दौआ रुआ, है ना, यहां तक तो नहीं है। भरभाम दौआ रुआ, तो आप देखोगे तो बताया था, क्या था उसमें? क्षेमेंद्र, मही भोज छेम। मही भोज छेम कब के हैं? 11वीं के हैं। क्षेमेंद्र और मम्मट। फिर हेम रूप, हेम रूप, यानी ये आपका ये हो जाएगा 11वीं और 12वीं। मम्मट के बाद क्षेमेंद्र नहीं, मही भोज छेम, महिम भट्ट भोजराज, क्षेमेंद्र के बाद मम्मट, रुइये खेमचंद, हेमरूप। डी वाला क्या? 45, 45 के बाद 46 नंबर बताओ। निम्नलिखित में से असंगत बताइए। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा है। भरत मुनि ने कितने अलंकारों को उल्लेख किया? 4। भरत मुनि ने उपमा कितने भेद किए? 5, और सभी सही है। छियालीस नंबर,
सभी सही है। 47 नंबर, किस आचार्य ने काव्य शोभाकरान, किस आचार्य ने काव्य शोभाकरान धर्मान प्रचचते कहकर काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा है? दंडी ने कहा है। 48, असंगत कथन बताना, काव्य अलंकार, अलंकार सर्वस, अलंकार रत्नाकर, रस गंगाधर। देखो रस गंगाधर विश्वनाथ का थोड़ी है, ये तो गलत हो गया ना, यही तो गलत है। बाकी आप देखिए 49, भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? तो उत्तर है 38। भामा ने कितने? 38। 50 नंबर आप बताइए, भामा ने अलंकार का मूल किसे माना है? भामा ने अलंकार का मूल माना है वक्रोक्ति को। इसमें और भी प्रश्न हैं, लेकिन इसका आंसर मैं ऐड करवा देता हूं आपको, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, है ना, 60 प्रश्न तक आपके ऐड करवा देता हूं एप्लीकेशन पर, है ना।